हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी स्टडी में 100% दे रहे होंगे। तो जैसे कि सबको पता है, आज 2 अक्टूबर है 2024। हम कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे उन हर एक टॉपिक पर जो आपकी स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने की चांसेस है। तो आप कोई भी स्टूडेंट हो, यूपीएससी हो, बैंक स्टूडेंट हो, सीसी स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर यानी आपकी कंप्लीट जो है स्टडी एग्ज़ाम की पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कंप्लीट मैं द हिंदू की हर एक वो टॉपिक लेकर आती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है, ख़ास करके स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है। मैं लोकल अपडेट कभी भी नहीं देती, यानी लोकल न्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आती है उसकी अपडेट कभी नहीं देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या हो जाती है, मैं हमेशा से कहती हूँ, कभी कभी मुझे अपडेट देने में थोड़ी सी देरी हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि पेपर फ्रेंड्स जैसे कि सबको पता है 4 साढ़े 4 बजे आती है। ऊपर से पेपर जो है 20 पेज या फिर 15 पेज ऐसे जो है पेज की होती है। तो कभी कभी मुझे स्टडी करने में मुझे ही देरी हो जाती है कि इतनी सारी जो है टॉपिक मुझे पढ़ना होती है, उसके बाद आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होती है उसके अपडेट देने में, ऐसा करने में जो है थोड़ी सी देरी हो जाती है। लेकिन मैं स्टूडेंट को हमेशा कहती हूँ, थोड़ी सी देरी हो जाती है कभी कभी, ठीक है, लेकिन आपकी कंप्लीट मैं अपडेट हर रोज़ देती ही हूँ। क्योंकि अगर मैं भी बिना पढ़े बिना जाने आपको कोई भी अपडेट दे दूँ तो मैं भी जल्दी से दे सकती हूँ, 7 बजे सुबह या फिर उससे जल्दी भी दे सकती हूँ। लेकिन खामोखा ऐसा स्टडी करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। देरी से ही सही कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर की हर एक वो टॉपिक मैं देती हूँ जो आपके लिए एक्चुअली में आपके एग्ज़ाम या फिर स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्लीट एक्चुअली में आपकी जो स्टडी की टॉपिक है वो पाना चाहते हो, एग्ज़ाम की टॉपिक है पाना चाहते हो हर रोज़, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए हम देख लेते हैं आज 2 अक्टूबर की द हिंदू न्यूज़पेपर में आपकी कौन कौन सी टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए देख लेंगे। और एडिटोरियल में भी क्या इम्पोर्टेंट है वो भी देख लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट को मैं बातों बातों में बताना भूल ही गई कि मैं कंप्लीट बता रही हूँ। आई होप समझ गए होंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या होती है, एडिटोरियल के नाम जब तक नहीं बताऊँ मेरे स्टूडेंट नहीं समझते हैं। तो फ्रेंड्स, एडिटोरियल वो भी हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर में ही पढ़ती है, तो एडिटोरियल के एनालिसिस भी हम करते हैं। तो चलिए, एडिटोरियल में ख़ास करके आपके लिए क्या है, हर रोज़ मैं इसलिए फॉलो करने को कहती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होती है, उनकी जो एक्चुअली में टॉपिक होती है, टारगेट होती है, एडिटोरियल ही होती है। तो आप एडिटोरियल भी अगर पाना चाहते हो आपके एग्ज़ाम टॉपिक की कंप्लीट एडिटोरियल, तो भी मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। तो हमारी ये जो न्यूज़ है वो आपको फर्स्ट पेज में ही देखने को मिल जाएगी। ईरान ने क्या क्या इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। अगर आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअली में सीरियस मामला तो हिजबुल्लाह के साथ चल रही है, तो ईरान कहाँ से आ गई। तो फ्रेंड्स, ईरान ने जो है हिजबुल्लाह की सहयोगी या फिर हम कह सकते हैं दोस्त बनकर जो है इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। और ये कोई ऐसे वैसे अटैक नहीं किया है, बहुत ही ख़तरनाक हम कह सकते हैं अटैक किया है। ओके, तो देखिए टोटल 180 मिसाइल जो है इसराइल के ऊपर छोड़ा गया है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और भी हम कह सकते हैं अभी तक युद्ध जारी है और अभी तक और भी हमलों की बात हो रही है। अगर बात की जाए तो अचानक हमले की बात करें तो हसन नसरुल्लाह की मौत की बात से जो है सभी गुस्से में था ही, ऊपर से इसराइल फिर से क्या कर रही थी, और एक ज़मीनी हमला की तैयारी कर रही थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई या फिर भड़क गई है। जिसके बाद या फिर जिसके ये जो मिशन उन्होंने चालू की थी इसराइल ने फिर से अटैक करने की, इसकी इन्फॉर्मेशन जब मिली उसके बाद ही ये अटैक देखने को मिली है। ओके, ये 180 की अटैक कर दिए। नहीं तो जैसे कि सबको पता है, इसराइल की तरह कोई भी देश ऐसे बिना वजह अटैक नहीं करती है या फिर झगड़ा नहीं चाहती है। अगर इसराइल की बात की जाए, इसके बारे में तो सभी पता है कि इनको फ्रांस ने समझाया, अमेरिका ने समझाया, बहुत सारे देशों ने समझाया, लेकिन इन्होंने इसकी बात नहीं समझा है। बस इनको अटैक करना है तो करना है। लेकिन हसन नसरुल्लाह की मौत की बात से कम इनको जो है सुधार जाना चाहिए था, क्योंकि वैसे ही जब हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई है,
हिजबुल्ला हम कह सकते हैं उसी वक्त कसम खा ली थी कि कोई कुछ भी हो या फिर कोई भी हो, अब जो है इज़राइल के लिए बहुत ख़तरनाक टाइम आएगा। क्योंकि हसन नसरुल्लाह की मौत की बारे में कहा जाए कि उनकी मौत की बात से सभी जो है भड़क गए या फिर गुस्से में आ गई है, जिसकी एक चीज़ हमें देखने को मिली है, ये अटैक। ये जो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स अटैक, जो कि इज़राइल की काला रात कहा जा रही है कि इतना भयानक अटैक की है कि इज़राइल को याद रखना चाहिए कि वहाँ पर कोई भी जा नहीं सकती। कोई रिपोर्टर एक्चुअली में जाकर देखेगी कि क्या बात हुई, कि कितने लोगों की मौत हुई, क्या नुकसान हुई, उसकी भी जो है हम कह सकते हैं रिपोर्ट ठीक तरीके से वहाँ जाकर लेने की हाल पर नहीं है। इज़राइल की बात कर रही हूँ, क्योंकि इतना भयानक मिसाइल का नाम देख लीजिए। मिसाइल का नाम क्या है? बैलिस्टिक। ओके, नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, वेलिस 1 मिनट यहाँ पर लिखती हूँ, बैलिस्टिक। ओके, यह है मिसाइल का नाम, नोट कर लीजिए। इस मिसाइल से जो है ईरान ने इज़राइल के ऊपर अटैक किया है, और रिपोर्ट की अकॉर्डिंग कहा जा रही है कि ये जो मिसाइल इन्होंने इस्तेमाल की है बहुत ही ख़तरनाक हम कह सकते हैं मिसाइल है, और पहली बार इस्तेमाल की गई है जो कि इज़राइल के ख़िलाफ़ थी, और आगे से जो है और भी अटैक देखने को मिल सकती है। ईरान ने क्या कहा देखिए कि इज़राइल इस जवाब या फिर ये जो हमले उन्होंने की है, जो बहुत ही ख़तरनाक हमले 180 मिसाइल से की है, कहा जा रही है इज़राइल को कहा कि अगर वो इसका आंसर दिया या फिर उत्तर दिया, कोई भी हमला की, तो इसके बाद जो है ऐसा हमला जो है ईरान हम कह सकते हैं इज़राइल के ऊपर करेगा कि ये उनकी हम कह सकते हैं बहुत ही उनकी देश को पूरी तरीके से तबाह करके रख देगा, जो वो सोच भी नहीं सकती। मतलब इज़राइल सोच भी नहीं सकती इतना ख़तरनाक अटैक वो करेगा। तो बदले के बारे में इज़राइल भूल कर भी ना सोचे, या फिर हमले के बारे में भूल कर भी ना सोचे फिर से, क्योंकि इज़राइल ने ही पहले अटैक किया, उसके आंसर में ईरान ने ये जवाब दिया बहुत देर बाद। ओके, हम कह सकते हैं इज़राइल हिजबुल्लाह की सहयोगी बनकर अगर वो फिर से कुछ करते हैं, मतलब इज़राइल को कह रही है कि अगर वो फिर से कोई अटैक के बारे में सोच रही है तो वो उनकी सबसे हम कह सकते हैं बड़ी गलती है। और ईरान ने कहा कि ये जो अटैक है वो नहीं करने वाली थी। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद से सभी गुस्से में थी। हिजबुल्लाह भी चाहती थी कि इसके बदला बहुत ही भयानक रूप से ले जाए, लेकिन ये जो अटैक एक्चुअली में की है, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलने की बात देखिए की है कि इज़राइल ने जो है हसन नसरुल्लाह को मार डाला। इतने हम कह सकते हैं ख़तरनाक चीज़ के बाद भी इज़राइल जो है फिर से क्या कर रही थी, और एक हमले की तैयारी कर रही थी। तो ईरान ने क्या बोला, जब फिर से हमलों की जो तैयारी करते हुए ये बात ईरान को पता चली, तभी जो है ये अटैक उन्होंने किए। क्योंकि ईरान कह रही है कि वो जितना ज़्यादा चुप है, या फिर कोई भी देश जितना ज़्यादा चुप है, जो कह सकते हैं इज़राइल उतना ही ज़्यादा हम कह सकते हैं अटैक करते जा रही है। तो जिसके सबक जो है ईरान ने दी है कि अभी अगर वो कुछ भी हमले करने के बारे में सोच रही है तो वहाँ पर ही रुक जाए या फिर रोक दे, नहीं तो ये बहुत ही ख़तरनाक रूप से होगा। लेकिन इज़राइल के बारे में सबको पता है कि वो जो है अटैक करने को नहीं रोकती है। उसको जितना भी समझाया जाए, तो इज़राइल यही कह रही कि वो अपने देश की सारी नागरिक को हम कह सकते हैं मजबूत घर या फिर सुरक्षित घरों में रहने के लिए कह दिया है, और उनको बातों से लगता है कि इज़राइल जो है फिर से अटैक करने वाली है। तो आज तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही थी फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कि कितने लोगों की मौत हो गई है या फिर कितने क्या हो गई है, तो उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई है। कितने मिसाइल दागे, क्योंकि अभी तक हम कह सकते हैं ये जो अटैक है वो ठीक तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है कि कोई भी जाकर वहाँ से जो है रिपोर्ट लेकर आए। तो आप देख ही सकते हो कि कितने लोगों की मौत हो गई है, वो अभी तक हमें नहीं बताया गया है। बस यही बताया गया है कि 180 मिसाइल दागी है, बहुत ही ख़तरनाक हालत है इज़राइल की। इज़राइल फिर से अटैक की जवाब देने के बारे में सोच रही है, उसकी देश की नागरिक को जो है सुरक्षित जगह में रहने की बोलने के बाद। तो यही जो है इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी।
आपको जो एकदम स्टोरी की तरह हम कह सकते हैं समझा दी है। और अगर हम कहें कि कौन सी नदी की घाटे में ये खास करके देखने को मिली है, तो देखिए ईरान ने लेबनान की तेहरान कह रही है कि तेहरान के हिजबुल्लाह सहयोगी के खिलाफ इसराइल के ऊपर जो अटैक उन्होंने की है, प्रतिशोध ली है एक्चुअली में कह सकते हैं। तो देखिए अगर कौन सी नदी की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो जॉर्डन। ओके, जॉर्डन नदी के खिलाफ में खास करके ये देखने को मिली है। तो अगर नदी की बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये जो इलाका है, ईरान ने कहा कि ये जो इलाका है पूरी तरीके से हम कह सकते हैं तबाह हो गई है। और ईरान से भी अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ईरान से भी ज़्यादा रिपोर्ट इसराइल पे जाने के बाद मिली है कि कितना ख़तरनाक हमला की है। पूरी हम कह सकते हैं पूरी जगह जो है एकदम मिट्टी में मिल गई है, कि इतना ख़तरनाक है कि वहाँ की जो लोग हैं, हम कह सकते हैं जो खाली ज़मीन है वहाँ पर हम कह सकते हैं लेटे हुए देखने को मिली है कि वो इस अटैक से बच जाए। मतलब जो बिल्डिंग है वहाँ पर रहने की कोई भी चांसेस नहीं देखने को मिली है। लेकिन ईरान ने देखिए एक्चुअली में कहाँ पर टारगेट देकर टारगेट किया है, एकदम हम कह सकते हैं सबसे पब्लिक जहाँ पर रहती है, सबसे जो बड़ी शहर है वहाँ पर ही अटैक कर दिया है। इसराइल के शहर की बात कर रही हूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। शहर है सबसे बड़ा इसराइल की, सबसे हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था की नुकसान जहाँ पर हो वहाँ पर ही ईरान ने जो है उनके ऊपर अटैक कर दिया है। और अगर बात करें कि कितने लोगों की मौत हो गई है तो उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है। चलिए रिपोर्ट देखते ही मैं आपको बता देती हूँ। लाइव अपडेट भी मेरी चैनल से मिलती है, तो लाइव अपडेट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो लाइव अपडेट को भी बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिए। तो चलिए दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारी ये जो न्यूज़ है वो भी आपको फर्स्ट पेज में ही देखने को मिल जाएगी। इसमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मतलब इतना ज़्यादा देख रही हो कि इतना बड़ा न्यूज़ है, लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशन एकदम छोटी सी है, तो जल्दी से जल्दी जान लेते हैं जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या कह रही है कि दोषियों को भी सुरक्षित करेंगे या फिर दोषी को भी बचाएंगे। वो किस तरीके से कह रही है देखिए। बहुत सारी चीज़ों में हमें कंफ्यूज रहती है, खास करके अभी न्यूज़पेपर में देखने को क्या मिलती है। जो जीसीबी देखिए इस कार को तो सभी पहचानते हैं, ऐसे ले जाकर बहुत सारी घरों को तोड़ा जाती है। तो बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि ये किस लिए तोड़ा जाती है, बहुत सारा सवाल रहती है। और कहीं जगह पर ये भी देखने को मिलती है कि कोई व्यक्ति मानिए बहुत खतरनाक दोषी है या फिर उन्होंने कोई अपराध कर दिए हैं, तो पब्लिक या फिर कोई भी जो है जाकर उसकी घर तोड़ देती है। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि ऐसे चीज़ों से जो है सुप्रीम कोर्ट बचाएगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति कितने भी दोषी हो, उनकी घर तोड़ने की जो है हम कह सकते हैं ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं देती है। वो व्यक्ति हम कह सकते हैं दोषी है, उसको सज़ा दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन उसकी घर अगर कोई तोड़ती है तो वो बिल्कुल भी हम कह सकते हैं बेआईनी की तौर है, और सुप्रीम कोर्ट उल्टा उसको ही सज़ा देगी, चाहे वो व्यक्ति कितने ही दोषी कितने ही खतरनाक क्यों ना हो, उसका घर तोड़ने नहीं देगी सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे ही टॉपिक पर जो है सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि दोषी को भी बचाएगी, मतलब इस तरीके से बचाने की बात कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात हम कह सकते हैं साफ तरीके से कह दिया देखिए कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है या फिर उनका घर तोड़ा जा रही है और आपको कहा जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आई है इसलिए तोड़ रही है, व्यक्ति दोषी है इसलिए, तो ऐसे ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं देती है कि व्यक्ति दोषी है इसलिए उसका घर तोड़ा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम हम कह सकते हैं न्यूज़पेपर में एकदम फ्रीली बोल दिया है कि अगर आपको कोई कहते हैं कि वो व्यक्ति दोषी है इसलिए घर तोड़ने की अनुमति सरकार दे रही है या फिर कोर्ट ने दिया है, तो ये बात बिल्कुल झूठ है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर कभी भी नहीं देती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से देखिए क्या कहा है कि अगर कोई व्यक्ति मानिए कोई सरकारी ज़मीन पर रह रही है जो हम कह सकते हैं बिल्कुल बेआईनी है, चाहे वो कितने भी अच्छे लोग क्यों ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस मकान या फिर उस घर को तोड़ने की ऑर्डर देती है जो बेआईनी है बिल्कुल भी। तो कहा जा रही है कि व्यक्ति जैसे भी हो उसकी घर से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानिए अच्छा है, एकदम आईनी है,
लेकिन उनका घर जो है बेआईनी दखल पर है या फिर हम कह सकते हैं सड़क के ऊपर है, तो ऐसे सड़कों को हम कह सकते हैं या फिर ऐसे घरों को जो है सुप्रीम कोर्ट तोड़ने के ऑर्डर कभी भी दे सकती है। और ये जो है एकदम आईनी तौर पर है। और सरकार हम कह सकते हैं इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग यही कह रही है कि अगर आप कोई भी ज़मीन खरीदते हो या फिर घर बनाते हो तो बिल्कुल भी दखल हम कैसे जो दखल करके रखती है जगह, तो ऐसे जगह पर बिल्कुल ना बनाएं जो बिल्कुल भी हम कह सकते हैं बेआईनी है। तो ऐसे बनाने से क्या होगा, आपकी घर कभी भी तोड़ने की नोटिस आ सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति घर बनाना चाहे तो ऐसे ही जगह पर या फिर ऐसे ही चीज़ों पर टॉपिक हम कह सकते हैं स्थान पर बनाए जो एकदम आईनी हो, उनके ही अकॉर्डिंग हो और सरकारी जगह ना हो। ओके, तो सरकार का एक्चुअली में रिपोर्ट, हमारी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उसकी जो है घर आइन के अकॉर्डिंग है या नहीं है वो अलग बात है। और अगर कोई व्यक्ति कितने भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसकी घर सरकारी किसी की हम कैसे सरकारी जगह पर है तो उसका घर कभी भी तोड़ा जा सकते हैं और ये बिल्कुल आईनी है और इसका रूल्स भी है। ओके, तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। और सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि अगर किसी के खिलाफ मानिए कोई आंदोलन हो रही है, बहुत बुरा व्यक्ति है, उसका घर तोड़ा जा रही है और आपको कहा जा रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आई है, तो ऐसा ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या कहा है, अगर कोई व्यक्ति किसी दखल जगह पर है, मानिए उनका एक्चुअली में आइन के अकॉर्डिंग नहीं है, कितने भी सालों से क्यों नहीं रह रहे हो, मानिए 100 सालों से रह रहे हो या फिर 200 सालों से, तो ऐसे कितने सालों से रह रही हो ये बड़ा बात नहीं है। आप अगर किसी जगह पर दखल करके हो तो आप सड़कें हम कह सकते हैं सड़क के किनारे हो या फिर किसी भी जगह पर हो, अगर आप दखल करके हो और जो बेआईनी की तरफ से या फिर बेआईनी के तौर पर हो तो आपकी घर कभी भी तोड़ा जा सकती है। हम कह सकते हैं ये नोटिस देकर सुप्रीम कोर्ट उनका सावधान कहा जा रही है कि ऐसे जगह से जो है दूर रहिए जो सरकार की है। ओके, तो फ्रेंड्स इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी इसमें, ताकि आपको एक रूल्स के अकॉर्डिंग बात का पता चल जाए। तो चलिए, हेलो दोस्तों, हमारी ये जो न्यूज़ है आपको पेज 6 में देखने को मिल जाएगी और इमेज देखकर ही पता चल गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो बिल्कुल भी नहीं पहचानते हैं वो सोच रहे होंगे ये कोई युद्ध मिसाइल है, और बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे जिनको बहुत अच्छे से पता है, उनको तो पता चल गया होगा ये एक यात्रा मिसाइल है। तो फ्रेंड्स चलिए, इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हम जान लेंगे। तो चलिए, तो फ्रेंड्स इसरो की एक टारगेट के बारे में हमें पता चल गया है, जो पहली टारगेट है जो शुक्र ग्रह में जाने वाली है। और ये जो हम कह सकते हैं मिसाइल ये छोड़ने वाली है 2028 में, 2028 में मार्च महीने में जो है निर्धारित करने वाली है या फिर छोड़ने वाली है। और इसरो की टारगेट के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमें मंगलवार में पता चला है, उसके अकॉर्डिंग बताया जा रही है कि ये जो यात्रा होने वाली है वो 112 दिन की होने वाली है। यानी हमारी पृथ्वी से शुक्र ग्रह में जाने के लिए उन्हें इतना दिन का जो है टाइम लगेगा, हमें बता रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं एक्चुअली में इसका जो है प्लान क्या है और ये एक्चुअली में किस लिए जा रही है। ओके, तो बता दूं एकदम इजीली आप मेरी बातों से ही समझ लीजिए, क्योंकि इसकी जो इम्पोर्टेंट नोट करने वाली चीज़ है मैं आपको बता देती हूँ। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखिए फ्रेंड्स, ये जो मिसाइल एक्चुअली में छोड़ने वाली है, जैसे कि बताया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चल गया है कि 2028 में मार्च महीने में ये छोड़ने वाली है। ओके, पहले ये बात नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, अगर एक्चुअली में तारीख की बात की जाए कि कब छोड़ने वाली है, तो 2028 में 29 ओके 29 मार्च को जो है ये जाने वाली है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसे पता चल रहा है कि ये जो है 29 मार्च में हम कह सकते हैं छोड़ने वाली है 2028 में। अगर हम बात करें कि शुक्र ग्रह में कब ये लैंड होगा, तो देखिए शुक्र ग्रह में 19 जुलाई को जो है ये लैंड होने की जो है एक्चुअली में आधारित, यानी हम कह सकते हैं फ्रेंड अंदाज़ा लगाकर जो है उन्होंने रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताई कि 19
इससे थोड़ी सी कम या फिर थोड़ी सी ज़्यादा भी लग सकती है, इनका कहना है। लेकिन इनके एक्चुअली में जो टारगेट है, देखिए 19 जुलाई में जो है ये ग्रह जो है, हम कह सकते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो मिसाइल है शुक्र ग्रह में जाएगी। तो चलिए और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि कहा जाए कि ये जो टारगेट है इनकी पहले टारगेट है, और ये जो है बहुत ही कुछ खास, हम कह सकते हैं कुछ खास इन्फॉर्मेशन लाने के लिए जा रही है, जिसमें देखिए हम कह सकते हैं इस टिप में कितने लोग रहेंगे। तो देखिए इसरो ने बोला था कि इस टिप में एक्चुअली में 16 लोग रहेंगे। ओके, तो कितने लोग रहेंगे? 16 लोग रहेंगे। और ये जो है जा रही है, खास करके ये इस इंफॉर्मेशन लेने के लिए जा रही है कि वेनुसियन वायुमंडल में जो धूलिकणा है या फिर हम कह सकते हैं जो मिट्टी है, एक्चुअल में वो कैसा है, उससे क्या क्या हो सकते हैं, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए जा रही है। और जो उच्चता, हम कह सकते हैं वहाँ की जो सारी की सारी जो है टोपोग्राफी, मैपिंग, ऐसे सारी जो है वैशिष्टों, जितना उनको मिल सके उपपृष्ठ के, यानी उनकी जो पृष्ठ है, हम कह सकते हैं भूमि है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पृथ्वी की भूमि है क्या ऐसा डिफरेंस है। जैसे कि मेरे स्टूडेंट को पता है कि विज्ञानी साइंस का, हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ की गवेषणा किस लिए करती है, कि वहाँ पर लोग रह सकती है या नहीं रह सकती है, या फिर पृथ्वी से कितना डिफरेंस है, ऐसे सारी चीज़ें के लिए ही हम कह सकते हैं जाना जाती है। तो वैसे ही केस देखिए कि शुक्र ग्रह में जाकर वो जो है वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो भूपृष्ठ है, एक्चुअली में वो हमारी जो पृथ्वी की भूपृष्ठ है, या फिर हम कह सकते हैं हमारी दुनिया की जो मिट्टी है, दुनिया की जो प्राकृतिक है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ की सारी चीज़ को जो है परीक्षा की जाएगी। इसको ही जो है टारगेट रखकर ये मिसाइल छोड़ा जा रही है, या फिर ये यात्रा किया जा रही है, जो 112 दिन की रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बताइए ये 2028 में होने वाली है। तब तो बहुत सारे स्टूडेंट के एग्ज़ाम में, हम कह सकते हैं एग्ज़ाम भी हो चुका होगा। तो आपके अगर एग्ज़ाम में रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपकी ये क्वेश्चन आए तो इतनी ही आएगी, क्योंकि आपको टाइम के अकॉर्डिंग इतनी ही बता दी गई है। तो चलिए आगे जान लेते हैं दूसरा न्यूज़। आई होप इसकी रिपोर्ट जो है आपको इस तरीके से आ सकती है कि ये यात्रा के बारे में कुछ बताइए। तो आप जितना हो सके मैंने बताया उतने में ही बताइएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको नहीं बताया गया है, क्योंकि ये 2028 में लॉन्च होने वाली है, जो कि काफ़ी टाइम बाकी है। तो चलिए दूसरे न्यूज़ पर चलते हैं। लेकिन इसकी न्यूज़ अगर पूरी तरीके से आती है तो अपडेट आपको ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि ऐसे चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा आती हैं, आपको तो पता ही है। चलिए स्टूडेंट, हमारी ये जो न्यूज़ है देख लीजिए, कोलकाता के रिलेटेड है। और जैसे कि सबको पता है आज 2 अक्टूबर है, और इस दिन जो है ये एक हड़ताल, बहुत बड़ी हड़ताल करने वाली थी। इसकी न्यूज़ तो हमें बहुत पहले ही दी गई थी। तो आज जैसे कि पता है कि 2 अक्टूबर है, तो इन्होंने हड़ताल पर निकलते हुए दिखाई दी है। इनका कहना है कि ऐसे पूजा की टाइम पर ये लोग भी हड़ताल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट या फिर हम कह सकते हैं खास करके बता रही है कि पश्चिम बंगाल की सरकार इनके तरफ थोड़ी सी भी ध्यान नहीं दे रही है और इनकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रही है। इन्होंने कहा कि इससे पहले कोर्ट की विचार जब हम कह सकते हैं हुई थी, इनको कहा गया था कि आपने जो सेफ्टी मांगी है वो दी गई है, ये तो सबको पता है, जिसके कारण कुछ टाइम ये जो आंदोलन है वो रोकते हुए दिखाई दी थी। लेकिन उसके बाद जब हम कह सकते हैं फिर से 3 डॉक्टरों की मौत देखने को मिल गई है, जो पब्लिक, हम कह सकते हैं पब्लिक की पिटने की वजह से मौत हो गई है, मतलब। तो उसके बाद से जो है डॉक्टर ने फिर से जो है आंदोलन शुरू कर दिए। एकदम सीधी सी टॉपिक है फ्रेंड्स, समझ लीजिए, क्योंकि इसकी न्यूज़ की अगर बात की जाए तो हर रोज़ न्यूज़ आ रही है, और हर रोज़ के अपडेट जो है मैं आपको दे रही हूँ। इसमें यही कह रही है, आज के आंदोलन में इनका यही कहना है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इनको बताया था कि आपको सिक्योरिटी दी गई है, बहुत अच्छी तरीके से दी गई है, और उसके बाद देखिए रिपोर्ट में पता चला कि जब अस्पताल में ये लोग जब आंदोलन कर रही थी, बहुत सारी, जैसे कि पता है पेशेंट की मौत हो गई। तो उस वजह से जब एक पेशेंट की मौत हो गई तो बहुत सारी पब्लिक ने मिलकर 3 डॉक्टरों को जो है पीट कर मार डाला, जिसके कारण जब अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो डॉक्टरों का यही कहना है कि जब
पब्लिक डॉक्टरों को मार रहे थे, उसके हम कह सकते हैं डॉक्टरों को मार डालने की आधा घंटे बाद जो है पुलिस आई है। तो इनका यही कहना है कि इस तरीके से सिक्योरिटी दी गई है कि 3 डॉक्टरों को जो है पब्लिक ने पीट कर मार डाला और उसके आधा घंटे बाद जो है पुलिस आ रही है। इतना अच्छा जो है सिक्योरिटी उनको दी गई है। इतने मतलब ऐसे बात जो है ये लोग गुस्से में कह रही है और ये जो है कह रही है कि हमारी सरकार इतना जो है मतलब सरकार को हम कह सकते हैं भला बुरा कह रही है कि इस तरीके से सरकार है कि 9 अगस्त से जो है इनके आंदोलन जारी है, लेकिन सरकार इनकी तरफ पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रही है। एक बार उनको खामखा बता दी गई कि इनको जो है फुल सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन एक्चुअली में सिक्योरिटी किस काम का, तो 3 डॉक्टर का मौत की वजह से इनको पता चल गया। अभी इनका जो है आंदोलन का यही कहना है कि अभी फुल जो है पुलिस सिक्योरिटी इनको चाहिए और जो रात में काम करने वाली जो ड्यूटी है उसमें सुधार चाहिए और फुल हम कह सकते हैं इनका जो है सुरक्षा जब तक नहीं दे देते वो आंदोलन करते रहेंगे, चाहे पूजा की टाइम हो या फिर कुछ भी हो। इनका यही कहना है कि पूजा की टाइम में ये भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है, लेकिन इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है सरकार ने। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, और बाकी का अगर बात की जाए तो इसकी डेली अपडेट आपको देती ही रहती हूँ, तो नई कुछ बात नहीं है। ये लोग फिर से आंदोलन करके इनकी जो है सिक्योरिटी मांग रही है। और 2 अक्टूबर में ये जो रैली निकलने वाली थी इसका न्यूज़ जो है हम फ्रेंड्स कह सकते हैं इससे पहले ही दी गई थी, मतलब आज नहीं, कम से कम 2-3 दिन पहले ही दी गई थी कि इन्होंने 2 अक्टूबर को जो पूजा की स्पेशल टाइम होती है उनकी दुर्गा पूजा की, उस टाइम पर ही ये रैली निकलेगी ताकि सरकार इनके तरफ हम कह सकते हैं खास करके ध्यान दी जाए। तो चलिए इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, बता दी। दोस्तों हमारी ये जो न्यूज़ है एडिटोरियल की न्यूज़ है, ये भी जो है एडिटोरियल की न्यूज़ है, पेज 9 में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम जान लेंगे। ये जो है टॉपिक है बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इसकी साधारण नॉलेज आई होप मेरे स्टूडेंट को है, क्योंकि यूपीएससी की एग्ज़ाम देने की कोशिश कम से कम बहुत सारे स्टूडेंट ने की होगी, चाहे वो दे या ना दे। और जो अभी यूपीएससी फ्रेंड्स मेरी ये जो वीडियो देख रही है तो उनको तो यूपीएससी की इतने जो है टॉपिक उनको पता होगा ही कि यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रोसेस क्या है। तो ये जो है एडिटोरियल पेज में देखिए क्या बता रही है। एडिटोरियल की जो प्रोसेस है उसमें सुधारने की बात कर रही है कि अभी जो है टाइम आ गया है कि यूपीएससी की प्रोसेस में थोड़ी सी सुधार की जाए या फिर सुधार हो जाए। खास करके ये न्यूज़ जो आई है फ्रेंड्स पूजा हेडकर के कारण ही आई है, क्योंकि पूजा हेडकर की केस के बारे में सबको पता है कि उन्होंने सरकार के साथ जो है किस तरीके से हम कह सकते हैं जालियाती की यूपीएससी इतना बड़ा एग्ज़ाम में। तो उनके अकॉर्डिंग देखिए बताया जा रही है कि यूपीएससी की सिलेक्शन की प्रोसेस पूजा हेडकर की केस के बाद से भी कोई ख़ास जो है परिवर्तन नहीं किया है या फिर कड़ा नियम नहीं किया है। इसकी बात जो है कहते हुए इन्होंने कहा है कि कम से कम पूजा हेडकर की केस देखने के बाद यूपीएससी में एक कड़ा नियम या फिर कड़ा सुधार ज़रूर करना चाहिए, इनका यही कहना है, ताकि हमारी देश में इतना जिम्मेदारी की पद में, क्योंकि आईएएस की पद जो है बहुत ही हम कह सकते हैं हर एक स्टूडेंट की सपना होती है कि वो इतना बड़ा पद में बैठे। इसकी कंपटीशन के बारे में बात की जाए तो ये भी सबको पता है। तो इनका यही कहना है कि पूजा हेडकर जैसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है। ओके, तो इनका कहना है कि कम से कम पूजा हेडकर की बारे में पता चलने के बाद अभी जो है भारत के ऊपर या फिर जो सिविल सर्विस की एग्ज़ाम लेते हैं उन सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा काम है और उनको करना चाहिए। तो चलिए डिटेल्स में बताते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स सबको पता है कि ओबीसी अलग तरीके के एग्ज़ाम देते हैं, अलग यानी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हो, पैटर्न की बात कर रहे हो कि कोई मानिए कास्ट है जिसमें 6 बार एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें 9 बार देते हैं, कहीं कहीं जो अनलिमिटेड होती है। ऐसे एग्ज़ाम की जो एक्चुअली में सरकारी प्रोसेस है वो तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं बार पूजा हेडकर जैसे केस क्यों हो जाती है। मानिए वो ओबीसी है, मानिए वो जनरल है, वो ओबीसी कार्ड या फिर जो सर्टिफिकेट है वो नहीं है, लेकिन थोड़ी टाइम बाद मानिए 6 बार ओबीसी के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी हो, मानिए 6 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हो, तो आप ओबीसी बनकर जो है 6 बार एग्ज़ाम दे दिया। थोड़ी देर बाद मानिए आप 6 बार ही प्रोसेस में फ़ेल कर गए, एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ यूपीएससी की,
तो आप फेल करिए। तो पूजा हेडकर के केस में क्या देखने को मिला कि उन्होंने बार बार फेल करने के बाद भी दूसरे तरीके की जो है हम कह सकते हैं जाली सर्टिफिकेट, जाली सब चीज़ें बनाकर फिर से एग्ज़ाम देने के लिए बैठ गए और उसके बाद उन्होंने पास की, जो बिल्कुल बेआईनी है। उसके बाद भी इनका कहना है कि यूपीएससी ने खास कोई कदम नहीं उठाया। तो इनका यही कहना है कि जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो एक बार दे, दो बार दे, किसी भी बार दे, जो खास करके फ़ेल हो जाती हैं, उनकी जो है पूरी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से जांच की प्रोसेस हो कि कोई भी जो है पूजा हेडकर जैसे जो है ऐसा काम ना ही कर पाए। चाहे वो मेडिकल की प्रोसेस हो, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, उनकी नाम, उनकी जो फ़ोटो खास करके ली जाए कि अगर वो नाम बदल कर भी फिर भी एग्ज़ाम देने आए, लेकिन उनकी फ़ोटो से जो है वो पकड़ा जाए, ताकि वो बिल्कुल भी हम कह सकते हैं फेक कोई चीज़ ना कर पाए। इसकी जो है प्रोसेस सरकार को ज़रूर करना चाहिए। और इनका यही कहना है, देखिए बहुत सारी चीज़ों में इनका यही कहना है कि सरकारी खास करके यूपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है, एक ऐसे एग्ज़ाम है हमारे भारत में जो अभी तक मौजूद है जिसमें उनकी पिता यानी कह रही है कि उनकी माँ बाबा की कितना इनकम है, उनकी फ्यूचर में वो अमीर है या गरीब है, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं देखते हैं। बस देखते हैं स्टूडेंट में नॉलेज है या नहीं है। तो ये जो एग्ज़ाम है हर किसी को देने की हम कह सकते हैं मौका मिलनी चाहिए। तो अगर कोई फेल हो जाती है तो वो फिर से ना दे पाए, क्योंकि अगर जो इनका कहना है कि जो टैलेंट एक्चुअली में होती है, जो मेहनत ही होती है, वो एक या हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार में पास कर ही लेते हैं। और जो मानिए एकदम टैलेंटेड नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, तो वो 6 अटेम्प्ट में मानिए फेल कर गया, फिर गलत तरीके से या फिर नाम बदल कर हम कह सकते हैं एग्ज़ाम देने आ जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे देश के लिए बुरा है कि असली जो मेहनती हम कह सकते हैं स्टूडेंट है या फिर चीज़ें हैं, उनको मौका नहीं मिलेगा। ये तो अलग चीज़ है, लेकिन एक्चुअली में ऐसे दायित्व वाला या फिर हम कह सकते हैं जो सरकारी एक्चुअली मेन जगह है, अगर इसमें ही फेक लोग बैठ जाएंगे, जो कि हमारी भारत के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो ये जो यूपीएससी का यही कहना चाह रही है, यूपीएससी जो सरकार है उनको यही कहना चाहिए कि जो प्रोसेस है उनको कम से कम इनका कहना है कि एकदम नियम पर ली जाए। ओके, मतलब मानिए जैसे कि बताया ओबीसी एसटी मानिए अनलिमिटेड है, लेकिन ये जो रूल्स है ठीक है, लेकिन एक कड़ा रूल्स बनाया जाए ताकि कोई भी स्टूडेंट खास करके एग्ज़ाम देते हैं, उसकी तो डेटा ऑफ कोर्स ज़रूरी है ही, लेकिन उसकी इमेज खास करके जो है अच्छी तरीके से ली जाए, ताकि वो अगर नाम बदल कर भी फिर से एग्ज़ाम देने आ पाए तो वो कोई भी चीटिंग ना कर पाए या फिर आइन को तोड़ नहीं पाए। और इस केस के बाद से, पूजा हेडकर की केस के बाद से हम कह सकते हैं यूपीएससी में जो एग्ज़ाम एंट्री होती है उसमें थोड़ी सी कड़ाई देखने को मिली है, मतलब कड़ा रूल्स देखने को मिली है। लेकिन इनका कहना है कि खास करके प्रोसेस में, चाहे वो मेडिकल प्रोसेस हो, डेटा प्रोसेस हो, एग्ज़ाम प्रोसेस हो, इतना जो है कड़ा रूल्स बनना चाहिए कि हर एक जो है भारतीय नागरिकों को मौका मिले कि वो एग्ज़ाम तक पहुंच पाए और कोई भी जो है हम कह सकते हैं जाली आदि ना कर पाए। तो फ्रेंड्स ऐसे सारी हम कह सकते हैं बातें इनका कहना है, यही बस एकदम कठिन जैसे कि बताया, ये एडिटोरियल बिल्कुल भी नहीं था। आप बस ये टॉपिक जो है नोट करके रख लीजिए और ख़ुद ऐसे ही बात हम कह सकते हैं बातों को। और इनका यही कहना है कि बहुत सारी चीज़ें या फिर बहुत सारी क्या होती है जहाँ से मानिए जाली आदि जो सर्टिफिकेट निकलते हैं यूपीएससी में, क्यों बहुत सारी एग्ज़ाम की बात करिए जहाँ से जाली मानिए सर्टिफिकेट जो करके देती है, या फिर जो यूपीएससी में एग्ज़ाम की जो प्रोसेस वो करके देती है, जो बिल्कुल गलत रूल्स होती हैं, उनके खिलाफ़ कड़े से कड़े जो है कार्रवाई की जाए। और ये जो यूपीएससी की सरकार के ऊपर अफसोस करते हैं हुए ये जो है कह रही है कि इतना बड़ा पूजा हेडकर की केस देखने के बाद भी अफसोस है कि यूपीएससी सरकार ने खास कोई सुधार नहीं किया है। ओके, तो फ्रेंड्स इतनी सारी बात थी। चलिए, आप जो है एक बात नोटिस करके रख लीजिए कि ये जो है क्वेश्चन के आंसर आप खुद लिखिए, क्योंकि इससे एक टॉपिक आ जाती है यूपीएससी की एग्ज़ाम की प्रोसेस क्या है और उसमें क्या क्या सुधार लाना चाहिए। ओके, ये ज़रूर जो है नोट करके रख लीजिएगा,
क्योंकि इसकी ही अकॉर्डिंग क्वेश्चन होती है। जैसे कि सबको पता है कि एडिटोरियल की बात करें या फिर द हिंदू की न्यूज़ की बात करें, एक्चुअली में न्यूज़ पकड़ कर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आती है, उसकी टॉपिक पकड़ कर ज़्यादा क्वेश्चन आती है। अगर बताए कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग कौन सी मतलब क्वेश्चन आती है, मानिए इसराइल की जो युद्ध है, ऐसे सारी चीज़ों पर क्या होती है, हमारी न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन अगर एडिटोरियल की बात की जाए, आज की जैसे ये टॉपिक है, तो इसकी टॉपिक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है, हम कह सकते हैं। लेकिन इसकी न्यूज़ में जैसे कि बताया मैं आपको एकदम स्टोरी की तरह, ऐसी बातें जो है ये कह रही है कि कौन कौन सी सुधार लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसे ही बात कह रही है। ओके, तो इसकी टॉपिक नोट करके रख दीजिए। यूपीएससी की प्रोसेस क्या है, क्या क्या सुधार लाना चाहिए ताकि हमारी देश जो है ऐसे जालियाती से बचे रहे, और जो जालियाती लोग हैं यानी जालियाती सर्टिफिकेट देती है तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, ये जो है आप खुद नोट करके रख लीजिए। आप चाहे तो इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन आप खुद लिखोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा, हम कह सकते हैं, अच्छा होगा। चलिए, हेलो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है वो आपको 15 पेज में देखने को मिल जाएगी। ये एक जीएसटी की न्यूज़ है जिसमें धीमी देखने को मिली है सितंबर के महीने से। तो चलिए हम डिटेल्स में देख लेते हैं कि क्या धीमी देखने को मिली है। जैसे जीएसटी की बात करें कि जीएसटी की न्यूज़ कल भी आई थी जिसमें धीमी देखने की जो न्यूज़ हमें बताई थी। तो ख़ास करके कोई न्यूज़ पढ़े या ना पढ़े, जीएसटी की न्यूज़ तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो क्या कह रही है देखिए, मतलब प्रत्येक माल या फिर प्रत्येक चीज़ की बात करिए, सकल माल और चीज़ की सेवाओं की कर जो है संग्रह में वृद्धि हो गई है। जो सितंबर से देखिए 6.5 की बात करिए, सितंबर से 6.5 की जो है 40 महीने की निचले स्तर में गिर गई है या फिर नीचे जाते हुए दिखाई दी है, जिसमें राजस्व क्या कह रही है, ये 1.73 240 करोड़ है और अगस्त में दिल्ली की तुलना में लगभग 1% कम है, मतलब 1% कम है, ये बताया। ये देखिए नेट जीएसटी की बात करिए कि नेट जीएसटी रसीदी करदाताओं के लिए किए गए, हम कहते हैं, रिफंड के लिए समायोजित करने के बाद एक साल पहले की तुलना में, मतलब एक साल पहले की तुलना दे रही है कि 3.9% से भी अधिक थी। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में सबसे धीमी वृद्धि चिन्हित करते हैं, या फिर सबसे, इस साल की अगर बात की जाए तो सबसे, हम कह सकते हैं, धीमी या फिर कम देखने को मिली है। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में जैसे कि बताया चिन्हित की गई है कि ये इस साल जो है जीएसटी की वृद्धि सबसे कम है। हालांकि शुल्क संग्रह अगस्त की अगर रसीदों की बात की जाए तो 1.5 की बात करिए कि 1.5% अधिक था, जो 782 करोड़। पूर्ववर्ती महीने में नेट जीएसटी की रसीदें 6.5% बढ़ गई थी। कितने बढ़ गई थी? 6.5% बढ़ गई थी, जबकि सकल संग्रह 10% ऊपर थी। मतलब दूसरे साल की तुलना में बता रही है कि निचले स्तर पर है। एक्चुअली में देखिए बता नहीं रही कि निचले स्तर पर है, बस बता रही है कि दूसरे साल की तुलना में इस साल बहुत धीमी या फिर कम देखने को मिली है। सितंबर में सकल घरेलू अगर राजस्व की बात की जाए तो 5.9 बढ़ा था, लेकिन रिफंड के लिए समय योजना के बाद 4.5 की बात करें कि अधिक के साथ जो है अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क सीबीआईसी की बात करिए कि केंद्रीय बोर्ड अंतरिम संख्या दिखाया गया था। आयन से सकल राजस्व में वृद्धि की तीसरे सीधे महीने के लिए घरेलू राजस्व को हम कह सकते हैं सीमांत दिया था। सितंबर को 8% बढ़ गया था। मतलब ये बस कब बढ़ रही है, कब हम कह सकते हैं कम हो रही है, ये बता रही है। आई होप इसकी जो है हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्टूडेंट के दिमाग में नहीं बैठ रहे होंगे, क्योंकि ये जीएसटी की न्यूज़ है तो समझने वाली कुछ बात नहीं है। बस कब कितना ग्रोथ हुई, कब कितना कम हुई, बस वही बता रही है। तो सबसे अच्छा ये होगा कि आप
पूरी की पूरी बात या तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर जो है रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए रिफंड की बात करिए कि रिफंड ऊपर जाते हैं सितंबर से जो है 23, देखिए 1 मिनट हटा देती हूँ, सितंबर से 24.3% बढ़ने वाले जो है करदाताओं के लिए घरेलू रिफंड के साथ दूसरे कमिंग महीने मतलब दूसरे महीने की जो है डिफरेंस दे रही है कि जीएसटी रिफंड के साथ गति से बढ़ रही है, मतलब रिफंड बढ़ रही है और जीएसटी बता रही है कि कम होता जा रही है कि 39% थे। ओके, राज्य से अगर निर्यात की बात की जाए तो संबंधित रिफंड जो है 3.9% थे। अगस्त में 3% हम कह रहे हैं कि 38% की वृद्धि और जुलाई में 90% से भी अधिक की तुलना में कुल मिलाकर देखिए कुल मिलाकर बता रही है कि 31% अधिक था, मतलब ज़्यादा था। मतलब अगर रिफंड की बात करें तो इसमें थोड़ी सी अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन जीएसटी में बहुत ही हम कह सकते हैं निचले स्तर पर या फिर नीचे जाते हुए दिखाई दे रही है। बस इतनी सी थी, आप इम्पोर्टेंट लगा तो बता दी है। चलिए।